पंजाब में भी अब दिल्ली जैसा ही सियासी नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच अक्सर ही विवाद की खबरें आती हैं, ठीक वैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो इनकी ये हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें। You mean to say that I should not hurt my government? जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार और तीखे हो गए हैं। भगवंत मान सोशल मीडिया और रैलियों में राज्यपाल पर हमलावर है, तो राज्यपाल ने सीएम को संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने की नसीहत देते हुए एक और पत्र लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है, कुछ समय पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक पदाधिकारी हैं। उनके संविधान द्वारा निर्धारित भूमिकाएं और दायित्व हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्य के प्रशासनिक मामलों और वैधानिक प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का अधिकार है। जब कभी इस तरह की जानकारी मांगी जाए तो मुख्यमंत्री से देने के लिए बाध्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देना संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का दावा है कि उन्होंने सीएम मान को करीब 10 पत्र लिखे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना है। कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है। राज्यपाल के पत्रों और सवालों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि राज्यपाल सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्होंने तो बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में मेरी सरकार शब्द बोलने से भी इनकार कर दिया था। ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच रार लगातार बढ़ती ही जा रही है। सीएम भगवंत मान गवर्नर पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं गवर्नर भी मीडिया के सामने आकर जवाब दे रहे हैं। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच अक्सर विवादों की खबरें आती हैं, ठीक वैसे ही अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी जोर शोर से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है और आपको बता दें कि पंजाब में चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने होशियारपुर में रैली भी की है। यहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। नड्डा ने सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार में हुए कामों का जिक्र किया, साथ ही विरोधियों पर भी तीखा प्रहार किया। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। तमाम सियासी दल
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। पंजाब में बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से किया। होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र करते हुए सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार में हुए कामों को याद किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो जमीनी स्तर पर पिछले 9 सालों में काम किया है, वह काम 70 साल में अन्य सरकारें नहीं कर पाई, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल के अंदर किया है। आप 2014 से पहले का भारत देख लीजिए और 2014 के बाद का भारत देखिए। 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस वाला भारत था। नीतिगत निर्णय नहीं लेना, यही नीति थी। करतारपुर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था, काम नहीं हो रहा था। करतारपुर कॉरिडोर भी खोलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ये आपको मालूम होगा कि गुरुद्वारे में लंगर पर जीएसटी का विषय था। लोग पूछा करते थे इसका कुछ हो नहीं रहा था। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि गुरुद्वारे के लंगर पर से जीएसटी हटेगी। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार देती है जीएसटी को। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो काम किसानों का। जेपी नड्डा की इस रैली को पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। यही वजह है कि नड्डा भी फुल फॉर्म में नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक विरोधियों पर जोरदार वार किए। इनको मालूम ही नहीं है कि इनके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी और ये लंदन से जितने जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, बचाओ। अरे वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, और तुम बचाओगे जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगा दी। और तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो, जिसको कोर्ट भी लताड़ता है तुम्हारे शब्दों को, फिर भी भारत की जनता उसको सुनती है और सहन करती है। इससे ज्यादा प्रजातंत्र क्या हो सकता है? ये वंशवाद से निकलकर, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकलकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कहा है वो भी करके देंगे। ये नई संस्कृति को पैदा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा किया। फ्लाईओवर, मेट्रोज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने हैं और पिछले 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे। ये विकास कर। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन जेपी नड्डा की पहली रैली से ही बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ हो गया है। इसी एजेंडे के तहत बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाते हुए घर घर पहुंचाने की कोशिश करेगी। बीजेपी इस बार पंजाब में अकेले सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी अभी से पूरे जोर शोर से अपने अभियान में जुट गई है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने अपने धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया है, यानी आंदोलन को वापस ले लिया गया है। कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन के बीच कई राउंड की बैठक हुई। बातचीत के बाद सहमति बनी। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह से अब खाली कर दिया है, क्योंकि पहले पूरी तरह से जाम कर रखा था। आवाजाही शुरू हो चुकी है वहां पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यह है कि हरियाणा में मांगे मानी गई हैं, लेकिन आगे देश के किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर वो आंदोलन करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग पूरी होते ही किसान झूम उठे। कुरुक्षेत्र में 9 दिन से धरना दे रहे किसानों के मुरझाए चेहरे भी सूरजमुखी की फूल की तरह खिल उठे। किसानों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसान यूनियन का झंडा लहराया और एक दूसरे को बधाई दी। दरअसल किसानों और प्रशासन के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद दोनों में सहमति बन गई है। सरकार ने किसानों की 2 मुख्य मांगों को मान लिया है,
जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूरजमुखी की MSP 200 रुपये बढ़ाई गई है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस होंगे। देखो जी, दो मांगे थी। एक तो जो सूरजमुखी का पूरा दाम वाली मांग थी जो MSP में तय किया है, और दूसरी जो किसान आगू पर केस डाले गए हैं अपना शाहबाद मार्कंडे जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, वो केस खारिज करने की और जो जेल में है किसान उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग थी। दो मांगे थी, दोनों मांगे असि समझे में इतने DC ने ऐलान कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई करार दे दिया। साथ ही टिकैत ने कहा कि आगे भी देश के किसानों के लिए MSP के मुद्दे पर आंदोलन करते रहेंगे। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा। भारत सरकार का रेट है MSP वो देना पड़ेगा, और MSP गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। वहीं SP ने बताया कि किसानों की कमेटी के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही। देखिए, सबसे किसान भाइयों से अपील की है कि इस धरने को समाप्त किया जाए। पूरा हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस किसानों के साथ है, और जो कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनसे हमारी बातचीत हो गई है, और जो मुद्दे हैं उन सभी को स्पष्ट कर दिया गया। बिल्कुल पूरी उम्मीद है बहुत जल्द धरना उठेगा और ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार को समझ आ गया कि किसानों पर एक जगह लाठीचार्ज हुआ तो सारे किसान संगठन एक मंच पर आ गए। कि सरकार ये देख ले कि एक किसान पे एक जगह लाठीचार्ज हुआ था एक मुद्दे पे, और देख ले सरकार पहली बार आपने शुरुआत की थी MSP तोड़ने की, और देख ले सरकार के सारे किसान संगठन आगे एक मंच पे इकट्ठा हो गए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक शुरू से कहानी भी सुनते आए हैं छोटे हुए कि एकता में बल है, और आज ये साबित भी हो गया कि एकता में बल है। और सरकार को फिर से चेताना चाहते हैं कि हम वो किसान कौम है जो एक बार आवाज उठा के पीछे हटना नहीं जानते। जिसपे तुम एक डंडा बरसाओगे ना तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, और ये तुम्हें हराकर दम लेंगे। ये प्रशासन ने पहले भी देखा होगा, और ये प्रशासन ने आज भी देख लिया हो। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनने के कुछ देर बाद ही हाईवे पर लगा जाम धीरे धीरे खुलने लगा। मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक। अब महंगाई से राहत देने वाली खबर है। चंडीगढ़ में 1 रुपए में जरूरतमंदों को अच्छे और डिजाइनर कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पर वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है और फिर स्टोर के जरिए ये जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता है। बच्चों के कपड़ों की नाप लेने वाली ये तस्वीर बेहद खास है। इस तस्वीर में छिपी है महंगाई को मात देने वाली मुस्कान की कहानी। सड़क के किनारे आपने कई नेकी की दीवार देखी होंगी, लेकिन ये है चंडीगढ़ में खोली गई नेकी की दुकान। यहाँ पर आप 1 रुपए में भी कर सकते हैं कपड़ों की खरीदारी। इस सेंटर में मतलब गरीबों की सहायता की जाती है। इसमें 1 रुपए से लेकर मतलब 50 रुपए तक यहाँ पर कपड़े लोगों को दिए जाते हैं। जो गरीब पब्लिक है, जो मतलब महंगा कपड़ा नहीं ले सकती, वह इस स्टोर से कपड़ा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दुकान में आपको कपड़ों की डिजाइन के भी अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों से दान में मिले कपड़ों को रीयूज के लिए तैयार किया जाता है, जिसे जरूरतमंद नाम मात्र की कीमत पर ले जाते हैं।
जो रीयूज वाले कपड़े होते हैं तो उसको मतलब धो के प्रेस करके यहाँ पे सब कपड़े मतलब दिए जाते हैं लोगों को, गरीब लोगों में दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। और यहाँ तक कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है यहाँ पे लोगों का। डेली कस्टमर है जो यहाँ पे आ जाते हैं, 10-15 डेली कस्टमर होते हैं जो यहाँ गरीब लोग लेके जाते हैं कपड़े यहाँ से। नेकी की इस दुकान से खरीदारी करके लोग कम कीमतों में अपने बेशकीमती सपनों को पूरा करते हैं। पहले तो हमारे को इतना कपड़ा मिल नहीं रहा था, अभी तो बच्चों तक का मिलता है, तो यहीं से लेके हम अपने रिश्तेदार में भी देते हैं। हमारे खुद के बच्चे कपड़े पहन रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे। पहले तो फटे पुराने सी के वही पहनते थे, अब तो बहुत अच्छा कपड़ा बच्चों को मिल रहा, धो के नवा के बहुत साफ सुथरा रख रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई शानदार पहल के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। दिन भर यहाँ लोग अच्छी खरीदारी करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ने लगा है। रोजाना करीब 5000 तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे तो यहां 1.5 से 2000 तीर्थयात्री पहुंच रहे थे। हालांकि इस बार अभी भी पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। अभी तक हेमकुंड पहुंचने वालों की संख्या 61,000 को पार कर चुकी है, जो पिछले वर्षों से ज्यादा है। जबकि इस बार की यात्रा कठिन मानी जा रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।